हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम एमपीएससी प्रीलिम्स की जो हमारी फटाफट सीरीज़ चल रही है उसका हम चौथा भाग करने जा रहे हैं। बहुत ही शानदार ये सीरीज़ है, जिसने अब तक नहीं देखे हैं इसके 3 भाग करवा चुकी हूँ, ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एमपीएससी प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट है। जिसने भी इसको परचेज़ नहीं किया वो परचेज़ कर सकते हैं। यूनिट वाइज ये प्रैक्टिस सेट है। 499 की इसकी सॉफ्ट कॉपी है और 1399 प्लस कोरियर में इसकी हार्ड कॉपी है। यूनिट वाइज ये प्रैक्टिस सेट है, बहुत ही शानदार है। 11,500 MCQ इसमें कवर किए हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये जो हमने इसके 3 पार्ट कर चुके हैं उसमें हमने टोटल 136 क्वेश्चन कर चुके हैं और आज हम 137 से देखेंगे। अब पहला क्वेश्चन है आज का, वर्तमान में भारत के लोकपाल कौन है? तो वर्तमान में जो भारत के लोकपाल है वो है अजय माणिकराव खानविलकर। ये वर्तमान में भारत के लोकपाल हैं। अगला है, मध्य प्रदेश और भारत की जनघनत्व जो है उसमें कितने का अंतर है? मध्य प्रदेश के जनघनत्व और भारत के जनघनत्व में कितने का अंतर है? तो मध्य प्रदेश और भारत के जनघनत्व में 146 का अंतर है। बात की जाए कि भारत का जनघनत्व कितना है, तो भारत का जनघनत्व है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो है 236 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। तो 230 है प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, जिसमें अंतर कितना आ जाता है? अंतर आ जाता है दोनों में 146 का। इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, BHEL को महारत्न कंपनी का दर्जा कब दिया गया था? 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। भोपाल में है ये और इसको महारत्न कंपनी का दर्जा दिया था 2013 में। तो कुल 13 महारत्न कंपनी वर्तमान में है और 2013 में BHEL को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था। अगला है, विभिन्न प्रकार के प्रोटोकॉल पर आधारित नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए किस गेटवे का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? तो गेटवे का उपयोग किया जाता है। क्या बोल रहे हैं? विभिन्न प्रकार के प्रोटोकॉल पर आधारित नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? गेटवे का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कृषि संबंधी जो कार्य हैं उसका वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है? तो कृषि संबंधी कार्यों का वर्णन ऋग्वेद के 4थे मंडल में किया है। कृषि संबंधी कार्यों का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में किया है? 4थे मंडल में किया है। अगला है, मध्य प्रदेश में पर्यटकों का तीर्थराज किसको कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट। मध्य प्रदेश में पर्यटकों का तीर्थराज अमरकंटक को कहा जाता है। किसको बोलते हैं? अमरकंटक को। भारत की सबसे बड़ी स्वच्छ झील कौन सी है? बुलर झील भारत की सबसे स्वच्छ झील है। अगला है, हरित क्रांति के राजनीतिक जनक कौन है? देखो, वैसे हरित क्रांति के जनक हैं MS स्वामीनाथन, लेकिन बात की जा रही है भारत में इसके राजनीतिक जनक कौन है? तो इसके राजनीतिक जनक है चिदम्बरम सुब्रमण्यम। हरित क्रांति के राजनीतिक जनक कौन है? चिदम्बरम सुब्रमण्यम है। अगला है, गंगा और महानदी के बीच जल द्विविभाजक का काम कौन सा पठार करता है? गंगा और महानदी के बीच जल द्विविभाजक का कार्य बघेलखंड पठार करता है। एक जिला एक उत्पाद के तहत अदरक कहाँ का उत्पाद है? तो अदरक टीकमगढ़ का उत्पाद है। अदरक को किस जिले के लिए भौगोलिक संकेतक किस जिले का है? तो ये है टीकमगढ़ का। याद रखिएगा, अदरक कहाँ का एक जिला एक उत्पाद है? तो अदरक जो है टीकमगढ़ का एक जिला एक उत्पाद है। अदरक कहाँ का है? अदरक टीकमगढ़ का एक जिला एक उत्पाद है। अगला है, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो राष्ट्रीय सिकल सेल जो एनीमिया कार्यक्रम उसकी शुरुआत शहडोल से की गई। सिकल सेल एनीमिया क्या है? जो हमारे शरीर में जो RBC होती है, रेड ब्लड जो सेल्स होती है, उनका आकार जो है वो इस प्रकार से हंसिया का आकार का हो जाता है। हमारे शरीर में वैसे कि जो रेड ब्लड सेल्स क्या होती हैं? गोलाकार होती हैं। अब जब ये हंसिया का आकार की हो जाती हैं तो इन लंबी लंबी हो जाती है, इससे क्या होता है? इनकी संख्या भी कम हो जाती है। तो इसी को ही हम सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। सिकल मतलब होता है जो हंसिया, और ये हंसिया के आकार की हो जाती है, इसलिए इसका नाम सिकल सेल एनीमिया पड़ा। इसकी शुरुआत शहडोल जिले से की गई है। वर्तमान में इसके उन्मूलन का प्रयास किया जा रहा है और 2047 तक इसके पूर्ण उन्मूलन की बात की गई है। ये भी पूछ सकते हैं कि सिकल सेल एनीमिया को कब तक उन्मूलन करने का बोला गया है? तो 2047 तक बोला गया है। अगला है, साइबर नाइफ रोबोटिक रेडिएशन थेरेपी क्या है? एक प्लेटफॉर्म है। साइबर नाइफ रोबोटिक एक रेडिएशन थेरेपी प्लेटफॉर्म है, याद रखिएगा, साइबर नाइफ। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पिछड़ी जनजाति के विकास हेतु कितने अभिकरणों का गठन किया गया है? तो जो विशेष पिछड़ी जनजाति हैं मध्य प्रदेश सरकार में क्या है? जो विशेष पिछड़ी जनजाति हैं
भारिया हुई, सहरिया हुई, इनके लिए क्या किया गया है, इनके लिए भी भारिया और सहरिया 3 विशेष पिछड़ी जनजाति हैं, इनके लिए 11 अभिकरणों का गठन किया है। कितने? 11 अभिकरणों का गठन किया है। अगला है मध्य प्रदेश में कितनी घुमंतु एवं अर्धघुमंतु जनजाति है? मध्य प्रदेश में 30 घुमंतु एवं अर्धघुमंतु हैं और 21 जो है वो विमुक्त जनजाति हैं। 21 कैसी हैं? 21 विमुक्त जनजाति हैं और 30 घुमंतु और अर्धघुमंतु हैं। टोटल पूछे आपसे घुमंतु, अर्धघुमंतु तथा विमुक्त कितनी है, तो टोटल 51 है। फ्रेंड्स, MPPSC प्रीलिम्स 23 जून को है। इसके लिए मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं जो आपको करना है। सबसे पहले जो मैं आपको अभी करा रही हूँ फटाफट सीरीज़, इसके बाद हमारी एक वाई सीरीज़ चल रही है। लास्ट जो वीडियो वाई सीरीज़ का मैंने बनाया था वो इसी घुमंतु अर्धघुमंतु जनजाति का बनाया था। उसमें क्या है ना कि ऐसे ऐसे टॉपिक हम कवर करा रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे ही, क्योंकि न्यू टॉपिक है। और एक वीडियो में, वो सुपर 30 सीरीज़ है ये वाई सीरीज़, एक वीडियो में हम उस पूरे टॉपिक को कवर कर लेंगे तो वहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तीसरा आपको हमारा प्रैक्टिस सेट लगाना है। प्रैक्टिस सेट में 11,500 MCQ हैं। इम्पॉर्टेंट सेट भी बता दूंगी, इसमें 100 टेस्ट है, 100+ टेस्ट है। आपको इम्पॉर्टेंट टेस्ट ही बता दूंगी कि आपको ये करना है, तो आप वही लगा लीजिएगा। तो आपका जो क्वेश्चन है वो जो आपका मतलब जो आपका इम्पॉर्टेंट टारगेट है, आपका जो टारगेट बना के रखा है आपने, वो इसमें कवर हो जाएगा। आपको इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। हमारे जो MPPSC प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट है उसके साथ हम आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी प्रोवाइड कराएंगे। उस व्हाट्सएप के ग्रुप में भी आपकी तैयारी कराई जाती है, वहाँ महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए जाते हैं। साथ ही साथ हमारी जो वाई सीरीज़ की PDF है जो सुपर 30 है, फटाफट सीरीज़ जो है ये रिवीजन सीरीज़ चल रही है, इसकी PDF भी हम वहीं पर आपको पहुंचाएंगे। तो आप उसको प्रैक्टिस सेट को परचेस कर सकते हैं और उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको हमारी ये सभी जो वीडियोज़ हैं उनकी PDF भी मिलती रहेगी। अगला है उज्जवन जनजाति संस्कार किस प्रकार का संस्कार है? यह एक दाह संस्कार है। उज्जवन एक जनजातियों में किया जाने वाला संस्कार है। और क्या संस्कार है इसमें? उज्जवन में क्या किया जाता है? तो उज्जवन एक दाह संस्कार है। अगला है कोल जनजाति की पंचायत को क्या बोलते हैं? कोल जनजाति की पंचायत गोइया कहलाती है। अगला है झूम कृषि को कोरकू जनजाति में बदलावा प्रथा कहते हैं। क्या बोल रहे हैं? झूम कृषि को कोरकू जनजाति में बदलावा प्रथा कहते हैं। कोरकू जनजाति चटकोरा नृत्य भी करती है। कोरकू जनजाति कौन सा नृत्य करती है? कोरकू जनजाति चटकोरा नृत्य भी करती है। और झूम कृषि को बदलावा प्रथा कहते हैं कोरकू जनजाति में। कोरकू जनजाति में झूम कृषि क्या कहलाती है? बदलावा प्रथा कहलाती है, याद रखिएगा। और किस जनजाति में कहलाती? कोरकू जनजाति जो होती है मध्य प्रदेश का, जो हमारा मध्य प्रदेश है उसमें जो हमारा दक्षिण वाला भाग है वहाँ पर कोरकू जनजाति पाई जाती है, मतलब दक्षिणी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ऐत्रेय ब्राह्मण जो कि एक ऋग्वैदिक ब्राह्मण है, ऋग्वेद का ब्राह्मण है। इसमें सहरिया जनजाति को विश्वामित्र का वंशज माना है। सहरिया जनजाति जो कि चंबल क्षेत्र में रहती है, उत्तर जो मध्य प्रदेश है, ये जैसे हमारा मध्य प्रदेश है तो ये वाला जो भाग है उत्तर वाला, ये उत्तर वाला, तो ये उत्तर वाला जो उत्तर या उत्तर पूर्व वाला जो भाग है वो वहाँ पर सहरिया जनजाति रहती है। चंबल क्षेत्र जैसे कि विशेषकर ग्वालियर हुआ, शिवपुरी हुआ, श्योपुर हुआ, अशोकनगर हुआ, चंदेरी हुआ, गुना हुआ, यहाँ पर सहरिया जनजाति पाई जाती है। और ऐत्रेय ब्राह्मण में सहरिया जनजाति को विश्वामित्र का वंशज माना है। आपसे पूछ सकते हैं कि किस ग्रंथ में सहरिया जनजाति को विश्वामित्र का वंशज माना है, या ये भी कह सकते हैं कि ऐत्रेय ब्राह्मण में सहरिया जनजाति को किसका वंशज माना है, तो याद रखना है विश्वामित्र। गोंड जनजाति जो कि मध्य प्रदेश में सेकंड नंबर पर और भारत में फर्स्ट नंबर पर पाई जाती है। मध्य प्रदेश की जनजाति का कितना प्रतिशत है? गोंड जनजाति मध्य प्रदेश की जनजाति का 33% है। ऋग्वेद में अनाज शब्द का प्रयोग किस जनजाति के लिए किया जाता है? ऋग्वेद में अनाज शब्द का प्रयोग भील जनजाति के लिए करते हैं। ऋग्वेद में अनाज शब्द का प्रयोग किस जनजाति के लिए किया जाता है? तो ऋग्वेद में जो अनाज शब्द है उसका प्रयोग भील जनजाति के लिए करते हैं। अगला है बुरहानपुर नगर की स्थापना किसने की? बुरहानपुर नगर की स्थापना मलिक नासिर ने की है। बुरहानपुर नगर की स्थापना किसने की है? मलिक नासिर ने बुरहानपुर नगर की स्थापना की। बुरहानपुर जिसको दक्षिण का द्वार भी कहते हैं।
फ्लोराइड का उत्पादन मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कहाँ पर होता है? फ्लोराइड का उत्पादन मध्य प्रदेश में कटनी से होता है। कहाँ से होता है? कटनी से होता है। अगला क्वेश्चन है, संत सिंगाजी किसके समकालीन थे? संत सिंगाजी कबीरदास के समकालीन थे। संत सिंगाजी किसके समकालीन थे? जो कबीरदास है उनके समकालीन थे। जिरौती, थापा एवं जो ईरत है वो निमाड़ की चित्रकला है। कौन सी? जिरौती हुई, थापा हुई और ईरत। याद रखना, जिरौती, थापा और ईरत किसकी कला है? किसकी चित्रकला है? निमाड़ की चित्रकला है। अगला है, नौरता नृत्य कहाँ पे किया जाता है? नौरता नृत्य बुंदेलखंड में किया जाता है और इसमें दुर्गा जी जो हैं उनके 9 रूपों की पूजा की जाती है, इसलिए इसका नाम है नौरता। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। इसके अलावा आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। आकांक्षा 1957, आप मुझे यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। महत्वपूर्ण अपडेट, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। इसके अलावा बहुत ही शानदार इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल कोट्स आपको हमारी इंस्टा आईडी पर मिलते रहेंगे। आकांक्षा 1957 से आप उसे फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको हमारा फेसबुक पेज भी मिल जाएगा जिसका नाम आकांक्षा शर्मा याक्स 90.0 के नाम से है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिली है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और न्यू है चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। डेली एग्ज़ाम तक बहुत ही शानदार शानदार वीडियोस आपके लिए मैं लाने वाली हूँ। अगला है, मनसुखा नाट्य जो है वो किस क्षेत्र का है? मनसुखा नाट्य बघेलखंड का है। मनसुखा नाट्य कहाँ का है? बघेलखंड का है। कृषि पंडित किसको बोलते हैं? घाघ को कृषि पंडित कहा जाता है। किसको कृषि पंडित बोला जाता है? घाघ को कृषि पंडित बोला जाता है। ढोकरा शिल्प कहाँ की है? ढोकरा शिल्प बैतूल जिले की है। ढोकरा शिल्प कहाँ की है? ढोकरा शिल्प बैतूल जिले की है। गुड़िया शिल्प कहाँ की है? गुड़िया शिल्प ग्वालियर जिले की है। ढोकरा शिल्प कहाँ की है? बैतूल जिले की है। गुड़िया शिल्प कहाँ की है? ग्वालियर जिले की है। कलगी तुर्रा गायन शैली शिव पार्वती को समर्पित है। कलगी तुर्रा गायन शैली निमाड़ अंचल में गाया जाता है। कलगी तुर्रा निमाड़ अंचल में गाया जाता है और कलगी तुर्रा गायन शैली किस भगवान को समर्पित है? शिव पार्वती को समर्पित है। अगला है, काठी लोक नृत्य कहाँ का है? काठी लोक नृत्य निमाड़ का है। काठी लोक नृत्य कहाँ का है? काठी लोक नृत्य निमाड़ का। इसके अलावा बैराइटी गायन, जिसको बराइटी बोलते हैं, बराइटी गायन शैली बुंदेलखंड में है। जिंदबा लोक नाट्य, जिदम्बा लोक नाट्य जो है, जिदम्बा लोक नाट्य बघेलखंड का है। जिदम्बा लोक नाट्य कहाँ का है? जिदम्बा लोक नाट्य बघेलखंड का है। फ्रेंड्स, ये हमारे महिला सुपरवाइज़र के नोट्स हैं। अगर आप आंगनबाड़ी में महिला सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे नोट्स ले सकते हैं। बहुत ही शानदार टू द पॉइंट फ्लो चार्ट, डायग्राम सहित हैंड रिटन ये नोट्स हैं। इसके साथ आपको एक 3000 प्लस MCQ का प्रैक्टिस सेट भी दिया जाता है। कहीं भी भारत में रहते हैं आप इसको मंगवा सकते हैं। इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप करके इसकी हार्ड कॉपी आपके घर पाएगी। इसमें 7 बुकलेट आपको दी जाती हैं। इसके अलावा MPPSC मेंस में पेपर 4 रेडी हो गया है। पेपर 4 में आपको टोटल 4 बुकलेट मिलेंगी, जिसमें 2 बुकलेट आपको एक पार्ट 1 की, एक पार्ट 2 की मिलेगी। वाइंडिंग की हुई बुकलेट मिलेगी, करीब 1000 पेजेस मिलेंगे और एक केस स्टडी की बुकलेट मिलेगी और एक 2 मार्कर की बुकलेट मिलेगी। इस 2 मार्कर की बुकलेट में लगभग 500 प्लस प्रश्न इसमें कवर किए गए हैं। तो अगर आप हमारे मेंस का पैकेज लेना चाहते हैं या सुपरवाइज़र का लेना चाहते हैं या आप हमारा प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट तो आप ज़रूर लीजिए। हमारा जो 11000 500 MCQ का है, हर यूनिट के जो बेस्ट 1000 प्लस प्रश्न हमने निकाले हैं MPPSC प्रीलिम्स के लिए, रामबाण साबित होंगे। और उनके साथ जो ऑनलाइन तैयारी के लिए ग्रुप मिलेगा उसमें ये सभी PDF जो होंगी फटाफट सीरीज़ वाली, वाई सीरीज़ वाली मिलती जाएंगी। साथ में और भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी। करंट अफेयर्स आपको जब तक एग्ज़ाम में आएगा तब तक का करंट वहाँ पे आपको दिया जाएगा। तो आपको एक जगह पे, पूरे की प्लेटफॉर्म पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप वो प्रैक्टिस सेट ज़रूर परचेज़ कर लीजिएगा। अगर हार्ड कॉपी नहीं मंगा सकते तो सॉफ्ट कॉपी 499 में आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। आज का इसका अगला क्वेश्चन है, संत सिंगाजी जो गायन है वो कहाँ पे होता है? संत सिंगाजी गायन निमाड़ अंचल में गाया जाता है। संत सिंगाजी कहाँ पे? निमाड़ अंचल में।
संत सिंगाजी की समाधि कहाँ पर है? संत सिंगाजी की समाधि खंडवा में है। हरदौल की मनौती कहाँ पर होता है? हरदौल की मनौती बुंदेलखंड में गाया जाता है। अगला है नाथपंथी गायन का जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वो क्या है? नाथपंथी जो गायन है उसका वाद्य यंत्र रेखड़ी है। ये निमाड़ अंचल का प्रमुख गायन है और रेखड़ी रू 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 ऐसे करके ये बजता है। तो नाथपंथी गायन का प्रमुख वाद्य यंत्र क्या है? रेखड़ी है। अगला है ये तीनों जो हैं वो आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं। जैसे कि जो गरबी नृत्य है और गरबा नृत्य है। गरबी जो नृत्य है वो पुरुषों द्वारा किया जाता है और जो गरबा नृत्य है वो महिलाओं द्वारा किया जाता है। गरबी गरबा उल्टा है एकदम, बी से ई वाला जैसे होता है साउंड महिलाओं वाला करता है, लेकिन यहाँ पर अगर गरबी है तो वो पुरुषों द्वारा है, गरबा है तो वो महिलाओं द्वारा है। और गबला नृत्य जो है वो चरवाहों द्वारा, जो गायों को वगैरह को चराते हैं ना, उनके द्वारा गबला नृत्य किया जाता है। तो गबला नृत्य चरवाहों द्वारा किया जाता है। संजा फूली गायन जो कि निमाड़ अंचल में होता है ये, या बघेलखंड में भी होता है, कि किसके द्वारा किया जाता है? संजा फूली गायन कुंवारी कन्या द्वारा गाया जाता है। संजा फूली जो गायन है वो किसके शाम के समय गाया जाता है? किसके द्वारा? कुंवारी कन्याओं द्वारा गाया जाता है। कलगी तुर्रा का गायन जो है जो निमाड़ से संबंधित है, कहाँ से इसका उत्पत्ति मानी जाती है? कलगी तुर्रा गायन की जो उत्पत्ति है वो चंदेरी से मानी जाती है। कलगी तुर्रा जो गायन है उसका प्रारंभ कहाँ से होता है? चंदेरी से कलगी तुर्रा गायन का प्रारंभ होता है। भरथरी गायन जो कि जो भर्तृहरि हैं उनको समर्पित है, जिन्होंने ये शतक नीति शतक लिखा हुआ है, उन्हीं का नाम भर्तृहरि है और उन्हीं के नाम पर ये भरथरी गायन पड़ा हुआ है। मालवा क्षेत्र से में ये गाया जाता है। अगला है किस जनजाति द्वारा हीड़ गायन गाया जाता है? अहीर जनजाति द्वारा हीड़ गायन गाया जाता है। किस जनजाति द्वारा हीड़ गायन गाया जाता है? हीड़ जो गाना है वो अहीर जनजाति द्वारा गाया जाता है। मालवा अंचल से संबंधित किसानों की संस्कृति का ये परिचय, मतलब जो हीड़ गायन है वो मालवा क्षेत्र का गायन है, अहीर जनजाति द्वारा गाना जाता है। और ये जो कृषि जब बहुत अच्छी फलती फूलती है तब ये गाया जाता है, तो ये किसानों की संस्कृति का परिचय देता है। मालवा अंचल की एक चंपू काव्य शैली है, वो मालवा अंचल की और गद्य व पद्य दोनों में है। इस काव्य में बरसाती वार्ता गाए जाते हैं। जब बरसात होती है, बरसात में खुश करने के लिए देवताओं को इसको गाया जाता है। कहाँ का है ये बरसाती वार्ता? मालवा अंचल का है। और किस काव्य शैली में है? चंपू काव्य शैली। और ये गद्य और पद्य दोनों में ही रहती है। प्रहलाद सिंह टिपानिया मालवा के एक लोकगीतज्ञ मतलब लोकगीत गाते हैं, लोकगीत गायक हैं और ये निर्गुणिया गायन के लिए जाने जाते हैं। निर्गुणिया गायन में ये नारद के भजन शामिल होते हैं, ये वो चीज़ गाते हैं। अगला है भील एवं कोरकू जनजाति में रैलो गीत गाया जाता है। रैलो गीत किस जनजाति में गाया जाता है? भील एवं कोरकू जनजाति में गाया जाता है। अगला है आलाखंड किससे संबंधित है? आलाखंड जगनिक से संबंधित है। यह सावन माह में गाया जाता है। आलाखंड किससे संबंधित है? जगनिक से। और ये कब गाया जाता है? सावन माह में। फ्रेंड्स, ये आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, फॉलो कर लीजिएगा। आलाखंड जगनिक द्वारा गाया गया है, उनके द्वारा रचित एक ग्रंथ है। और ये जो जो गीत हैं वो कब गाए जाते हैं? सावन माह में गाए जाते हैं जब बारिश होती है। अगला है वैरायटी गायन, देवरी गायन, आला गायन बुंदेलखंड के हैं और इनमें कोई भी वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। अगला है फाग गायन, संजा गीत, हीड़ गायन, वर्षाती वार्ता, ये सब किसके हैं? ये सब मालवा के गीत हैं। अगला है पढ़ वाचना मोपे गायन, किसकी गायन शैली है? पढ़ वाचना मोपे गायन जो है वो मालवा की गायन शैली है। पढ़ वाचना मोपे गायन किसकी है? मालवा की। संजो गीत जो होते हैं वो बघेल लोकगीत हैं और ये आल्हा गायन से संबंधित होते हैं। संजो गीत। बांस गायन कहाँ का है? बांस गायन बघेलखंड का लोकगीत है और इसमें मोर ध्वज और राजा कर्ण की कहानियों का गायन होता है। बांस गायन में क्या होता है? मोर ध्वज और राजा कर्ण की कहानियों का गायन होता है। बांस गायन कहाँ का है? बघेलखंड का है। नारदीय भजन गायन शैली कहाँ से संबंधित है? नारद की भजन जो शैली है वो निमाड़ अंचल से संबंधित है।
ध्रुपद शैली का प्रमुख आविष्कारक कौन को माना जाता है? ध्रुपद शैली का जो आविष्कारक है राजा मान सिंह तोमर को ध्रुपद शैली का आविष्कारक माना जाता है। ध्रुपद शैली का आविष्कारक किसको माना जाता है? राजा मान सिंह तोमर को माना जाता है। अगला है, तानसेन ने रानी मृगनयनी की दासी हुसैनी से निकाह करने के बाद अपना नाम क्या कर लिया था? अता अली खां रख लिया था। वैसे इनका नाम राम तनु पांडे था। फिर इनका नाम अकबर ने तानसेन रख दिया। फिर रानी मृगनयनी की दासी जो हुसैनी थी उनसे इन्होंने निकाह किया और उसके बाद इन्होंने अता अली खां नाम रख दिया। सतत विकास सूचकांक जो भारत का विश्व स्तर पर जारी होता है उसमें विश्व में भारत का स्थान जो है वो 112 आया है। कौन सा आया है? 112 आया है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। ये हमारे मेंस के नोट्स हैं। इस प्रकार के नोट्स तैयार किए गए हैं जिन्हें आप परचेज़ कर सकते हैं। पेपर 4 रेडी हो गया है और इसकी अगला पार्ट देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो वेट कीजिएगा। आज रात को एक और टेस्ट कराऊंगी, उसको फॉलो कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।